वालेकुम। तो आज हम चैप्टर 6 के पास के एम सी क्यूज़ करने जा रहे हैं। और तो सबसे पहले हम इसमें चैप्टर 6 पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। तो बेसिकली चैप्टर 6 एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है पेपर के लिहाज से। तो सबसे पहले हम इसके पास के एम सी क्यूज़ करते हैं। तो अब इसमें हम सबसे पहले एम सी क्यूज़ देखते हैं। द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़ डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो ये कह रहा है कि भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडीज़ के दरमियान किस पर डिपेंड नहीं करती है। तो सिंपली आपके पास एक फार्मूला होता है इसके लिए, एक बेसिक सा, कि F इज़िक्वल टू Gm1m2/r²। तो अगर आप बेसिक हमने फॉर्मूला ड्राइव किया तो हमने कहा था कि भाई जो फोर्स होती है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस जो होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप इस पर देखें कि भाई ये जो फोर्स डिपेंड करिए प्रोडक्ट के मासेस के दरमियान पे और रेडियस के स्क्वायर पे। तो इस पहला अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, हमें क्वेश्चन सी मिल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस यानी इस पर डिपेंड करती है इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, देयर सेपरेशन यानी डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज़ उस पर भी डिपेंड करती है। बट इसमें जो क्वेश्चन, इसमें जो ऑप्शन ए द सम ऑफ देयर मासेस, ये देखिए यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ सम ऑफ मासेस आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसमें क्वेश्चन ए वाज करेक्ट, सही। तो दूसरा क्वेश्चन ये, द ओशियन टाइड्स आर कॉज बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टिंग अर्थ बाय। तो ये मैट्रिक का क्वेश्चन ये बहुत आसान सा कि भाई जो हमारे पास जो ओशन यानी जो हमारे पास सी जो ओशन हमारे पास टाइड्स बनती हैं, वेव्स बनती हैं, वो किसकी वजह से बनती है। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है मून उस वाटर पर, जिसकी वजह से हमारे पास टाइड्स बनती हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा आप न्यूमेरिकल देखें। तीसरे एक न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज है, इसमें देना इक्वेशन विच गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून। तो हमारे पास जो बेसिकली जो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो बेसिकली होता है v²/r। आपने पढ़ा होगा b हमारे पास जो होता है बेसिकली r ओमेगा का होता है, r ω/r। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो r²ω²/r। तो बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव आगे आता है कि सेंट्रीपिटल का r ω²। और इन टर्म ऑफ इसको हम टाइम पीरियड अगर कन्वर्ट करें तो हमने पढ़ा ओमेगा बराबर होता है 2π/t के। तो 2π/t बराबर हो जाएगा, जब इसमें आप पुट कर दें इस वैल्यू के अंदर, तो r इज़िकल टू इसका स्क्वायर के साथ हम करें तो ये बन जाएगा 4π² t²। अर्थ यहाँ पे रेडियस की बात हो रही है, यहाँ पे मून का रेडियस हम लोग मोस्टली r कंसीडर करते हैं। तो उसका जनरल फार्मूला बनेगा AC इज़िक्वल टू 4π² t²। तो हमारे पास ये कुल मिला के उसका फॉर्मूला बनेगा 4π² t²। तो क्वेश्चन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें, इफ़ यू गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ g। इसके लिए जनरल सा ये कह रहा है कि भाई अगर हम अर्थ के सरफेस से अर्थ के सरफेस से हम रेडियस ऊपर चले जाएँ तो द वैल्यू ऑफ g बिकम। तो आपने इसके लिए आप एक जनरल क्वेश्चन नंबर 4 आप जनरल एक फॉर्मूले याद करें कि RE प्लस h का होल स्क्वायर। ये अल्टीट्यूड की एक इक्वेशन में हमने जनरल रिलेशन ड्राइव किया था कि इससे आप हम g/g की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ पे आप सिंपली इसमें आप डिस्टेंस पुट कर दिया करें, h हमारे पास जो हाइट है हमें अर्थ से कितने ऊपर जाना है, वो बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर जाना है। तो RE प्लस h का होल स्क्वायर। तो इसके ना h जो हमारे पास है वो RE के बराबर है। तो RE/RE प्लस RE की h की हम लोग क्या लिखेंगे RE। तो RE जमा RE 2RE हो गया, और बेसिकली 1 अपॉन ऊपर RE और नीचे 2RE का होल स्क्वायर। तो RE से RE कैंसिल, तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर आएगा 1/4g आएगा। तो हमारे पास जो हमारी g की वैल्यू होगी 1/4 टाइम कम हो जाएगी जब हम RE डिस्टेंस अर्थ से ऊपर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आप आंसर देखें तो बेसिकली इसका आंसर b बनेगा 1/4g। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आप देखें, बोला इफ़ अ मैन गोज़ टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस इज़ वेट रिलेटिव टू द अर्थ विल बी। अच्छा, ये बिल्कुल इस क्वेश्चन नंबर 4 से सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा था कि अगर हम अर्थ के सरफेस से RE डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर आया था 1/4g आया था, 1/4 तो g आया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बस वही पूछेगा वेट कितना हो जाएगा। हमें पता है कि वेट मास कांस्टेंट है न्यूटन के अकॉर्डिंग, तो वेट
मास पे डिपेंड नहीं करता। वेट जो डिपेंड करता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे करता है। और हमें पता है कि जब कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ अर्थ के रेडियस ऊपर जाएगी तो जी की वैल्यू 1/4 हो जाती है, तो वेट भी उस बंदे का 1/4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर 1/4 होगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ़ वी गो टू अ डिस्टेंस इक्वल टू द डबल अर्थ रेडियस द वैल्यू ऑफ जी विल बिकम। अच्छा, ये बिल्कुल इसी के क्वेश्चन नंबर 4 के लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भी। इसके अंदर जो आपको हाइट दे दी गई है वो दरअसल हाइट आपको हाइट दी है वो 2re के बराबर है। इसमें h जो है वो 2re के बराबर है। तो आपके पास वो एक जनरल रिलेशन मैंने आपको बताया कि g/g बराबर होता है re/re प्लस का होल स्क्वायर। या इस रिलेशन से मैं सॉल्व करूँगा तो h हमारे पास 2re है, तो फाइनली हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा 1/9g मिलेगा। अगर हम अर्थ के रेडियस से 2 टाइम्स ऊपर जाएंगे हाइट तो हमारी जो g की वैल्यू 1/9 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 1/9। अच्छा, उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखें। व्हेन द स्पेसशिप इज़ एट अ डिस्टेंस इक्वल टू ट्विस ऑफ अर्थ रेडियस फ्रॉम इट्स सेंटर देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़। अच्छा, इसमें आप ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 में उसने जो हमें डिस्टेंस दिया है वो अर्थ के सरफेस से नहीं दिया, उसने जो हमें डिस्टेंस दिया वो अर्थ के सेंटर से दिया है। तो हम सेंटर से 2re जा रहे हैं, तो बेसिकली हमें सरफेस पे जो जी की वैल्यू मिली होती है, जी मिली होती है 9.8। अगर हमें सेंटर से आएंगे 2re तो मतलब सरफेस से 1re में ऊपर जाना, जो हमारे पास बेसिकली अब हाइट है re है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये वही आंसर होगा कि जो जी की वैल्यू हो जाएगी 1/4g हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक सजेशन ये करूँगा कि जब भी आपको जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो अर्थ के सरफेस से ऊपर तो आप एक रिलेशन बस याद कर लें कि जी बार बराबर होता है re प्लस h का होल स्क्वायर इंटू जी। बस वो आपको कोई भी हाइट दे, उस हाइट को आपको यहाँ पे पुट करना है, re से re आपका कैंसिल हो जाएगा और उस वैल्यू का कांस्टेंट नंबर का आप स्क्वायर करके कोएफिशिएंट का आप बता सकते हैं कि जी की वैल्यू कितने टाइम इंक्रीज़ हो रही है, जी की वैल्यू कितने टाइम डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा कि भाई अर्थ के सेंटर के अंदर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू। तो इसके लिए हमने जब हम डेप्थ में बिल्कुल एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो जी बार बराबर होता है 1 - d और जी re। यहाँ पे जो आपको डेप्थ दे दी गई हो बेसिकली re के बराबर है, क्योंकि आपको अगर अर्थ के सेंटर में आना है तो जो डेप्थ दे दी गई हो आपको re करनी पड़ेगी। तो d बेसिकली आपको re के बराबर है। तो g बार इज इक्वल टू 1 - d re/re इंटू जी। re से re कैंसिल तो 1 आएगा, 1 में से -1 तो 0, 0 मल्टीप्लाई इंटू जी इज इक्वल टू बेसिकली आंसर जो आपके पास आएगा वो 0 ही आएगा। तो एक बात आप जनरल नॉलेज के याद कर लें कि सेंटर पे अर्थ के किसी भी वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। होल 9 MCQs देखें। होल इज ड्रिल्ड थ्रू द अर्थ अलोंग द डायमीटर एंड अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू इट व्हेन द स्टोन इज एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर हमें ड्रिल करना स्टार्ट करें अर्थ के सरफेस और हम ड्रिल करते करते अर्थ की दूसरी पार हम उसको आर पार कर रहे हैं, सही है। तो जब और मैं अगर सरफेस पर खड़ा होकर उस होल के अंदर से या ड्रिल के अंदर से एक स्टोन पास करूँ, जब वो स्टोन अर्थ के सेंटर पे होगा तो उसके पास कौन सी क्वांटिटी होगी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करी होगी, कौन सी क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती होगी। हमें पता है कि सेंटर पे अभी हम पढ़ के आए कि सेंटर पे जी की वैल्यू 0 होती है। तो वेट बेसिकली फार्मूला होता है mg, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेरे पास 0 है, जब जी 0 होता है तो वेट भी 0 होता है। एक कांस्टेंट थिंग उसके पास होगी, वो उसका होगा मास। तो यहाँ पे एक ही जो चीज़ होगी उसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 का हम आंसर ही पढ़ते हैं, उसका भी आंसर 0 होगा और इसका आंसर अगर 1 क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आपको रिपीट कर दूँ कि 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 को अगर आप जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.45। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद द रेडियस ऑफ अर्थ एज इट इज़। अच्छा, ये बेसिकली एक जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था, इसमें कहा था कि भाई जो जी की वैल्यू डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो जी का आपको बेसिकली एक फार्मूला याद होना चाहिए।
कि जी का फार्मूला होता है GME/RE²। ये बेसिकली अर्थ के लिए हमने निकालते थे फार्मूला था RE का स्क्वायर। तो जी की वैल्यू जो बेसिकली डिपेंड करती है वो आपके पास रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के साथ। तो पहला ऑप्शन अगर आप पढ़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, सही है। तो इसमें आप पहले ही अच्छा इसमें रेडियस का स्क्वायर है, सही है। तो पहला क्वेश्चन इसमें सही नहीं होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/RE² के प्रोपोर्शनल है। अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी देखें MCQs। एवरी पॉइंट ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी एज द सेम। अच्छा अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है, हम पढ़ के आए कि भाई लीनियर मोशन उसको कहते हैं। अगर एक बॉडी लाइन के अंदर मूव कर रही है तो उसके पास जो मोशन होगा वो लीनियर मोशन कहलाएगा। मगर अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है अपने एंगल पे या किसी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो उसके पास सिर्फ एक जो मोशन होगा एंगुलर मोशन होगा। तो उसके पास जो सारी कंपोनेंट्स से कुछ भी होंगे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज वो एंगुलर होंगी, लीनियर हमारे पास नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो एंगुलर वेलोसिटी होगा। अच्छा टॉर्क इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ये टॉर्क है बेसिकली हमें पढ़ के आए कि चैप्टर 5 में टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको गिवन है और तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा फोर्स इसका करेक्ट आंसर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ द कपल डिपेंड अपॉन। अच्छा ये हमने पढ़ा ये कपल बेसिकली दो फोर्सेस वो कहते हैं, मगर वो उनकी हर चीज़ सेम होती है बट मैग्नीट्यूड सेम होता है। बट एक चीज़ उनकी मतलब एक सिर्फ उनकी एक चीज़ अलग होती है, वो होती है उनकी डायरेक्शन। वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, सही। तो कपल की सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है और कपल सबसे ज़्यादा देखें द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कपल इस पर डिपेंड नहीं करता, द डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द ओरिजिन, यानी दोनों फोर्सेस अपने ओरिजिन से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। उनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है सिर्फ द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस करता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 देखें। इफ़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी पासिस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ। अच्छा ये एक जनरल क्वेश्चन है। अगर कोई बॉडी है और वो अपने एक्सिस में मूव कर रही है तो उसके पास जो मोशन होगा स्पिन मोशन होगा। जिससे आपके पास एक स्पिनर होता है, स्पिनर जैसे आप फॉर एग्जाम्पल लट्टू जो आपके पास होता है वो स्पिन कर रहा होता है। लट्टू की जो टिप होती है अपने एक्सिस पे मूव कर रही होती है तो उसके पास जो मोशन होता है स्पिन मोशन होता है। स्पिन मोशन की डेफिनेशन ही वही बनती है कि अपने एक्सिस में मूव कर रहा है। अच्छा इसके पास हमारे पास पेपर्स के और इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं MCQs नंबर 11। इसमें बोल रहा है कि इफ़ द मास ऑफ द अर्थ बिकम 4 टाइम्स टू इट्स इनिशियल वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ जी विल बी। हम एक जनरल फार्मूला पढ़ के आए कि भाई जी की वैल्यू जो डिपेंड करती है वो मास से डायरेक्टली रिलेशन होता है उसका रेडियस से इन्वर्सली के स्क्वायर का होता है। अगर उसका मास हम लोग 4 टाइम्स कर दें तो जी की वैल्यू भी हमारे पास इनिशियल वैल्यू से कितने इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स। अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ अ प्लैनेट एंड इट्स डायमीटर आर 3 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट विल बी। ये क्वेश्चन है कि हमारे पास प्लैनेट है, अगर उसका डायमीटर 3 टाइम्स कर दें और उसका जो रेडियस है और अच्छा उसका जो रेडियस है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास उसका 3 टाइम कर दें, उसका रेडियस हम लोग 3 टाइम कर दें तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पर कितनी होगी। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बेसिकली जो जी की वैल्यू का जो डिपेंड करती है उसकी जनरल फार्मूला GM/R²। अगर हम मास को उसके अकॉर्डिंग हम मास को 3 टाइम्स कर दें और उसके रेडियस अच्छा यहाँ पे डायमीटर 3 टाइम्स है तो बेसिकली जो हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं ना ये बात याद रखें उसके हम डायमीटर को आम तौर पर हम उसके रेडियस से ही कंपेयर कर होते हैं क्योंकि हमें ये बात पता है कि कोई भी प्लैनेट्स होता है हमारे पास प्रॉपर वो स्फीयर नहीं होते इसलिए हम उनके डायमीटर को एज अ रेडियस डील कर रहे होते हैं। तो ये 3R² हो जाएगा यानी 3R का होल स्क्वायर। तो बेसिकली 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। हमने कोफिशिएंट को बाहर लिख दिया और GM/R²। ये बेसिकली जी की वैल्यू बन गई और यहाँ पे इसको हम क्रॉस करेंगे ऊपर 1 आएगा 3 तो 1/3 टाइम वैल्यू जी की हो जाएगी। तो
और इसका आंसर जो सही आंसर होगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 ऑन द अर्थ के मुकाबले में उसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ अ प्लानट एग्जिस्ट्स वूज एक प्लानट एग्जिस्ट कर रहा है और उसका मास और रेडियस वेयर बोथ टू इज डेट ऑफ द अर्थ देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इट्स सरफेस विल बी। अगर हम किसी बॉडी का मास और रेडियस ट्विस्ट कर दें, डबल कर दें, तो उसकी जी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए ही आप जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर हम मास उसका 2 टाइम्स कर दें अर्थ के मुकाबले में, उसका जो रेडियस है वो भी हम 2 टाइम्स कर दें, यहाँ रेडियस का स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट अगर आप बाहर लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और GME/RE², तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2, यानी उसकी जो वैल्यू है और ये पूरी वैल्यू में पता है जी के बराबर होती है, तो इसकी जो पूरी वैल्यू वो बराबर हो जाएगी हाफ जी के, यानी हाफ हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अगर आप 9.8 को 2 से डिवाइड कर दें तो 4.9 इसका करेक्ट आंसर है। इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ वेयर श्रिंक इट्स मास रिमेनिंग द सेम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस विल बी। ये कहता है अगर हम अर्थ का मास को सेम रखें मगर उसको श्रिंक कर दें, यानी छोटा कर दें, यानी उसके अगर हम अर्थ को श्रिंक करेंगे हमें भी पता है कि उसका रेडियस कम होगा, और हमें ये पता है कि भाई जो जी की वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के स्क्वायर का। अगर हम आर की वैल्यू को कम करेंगे तो जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 देखें, इस MCQ के अंदर बड़ा ये अच्छा MCQ है इसका, अगर आप देखें इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू श्रिंक बाई 1%, अगर हम अर्थ के रेडियस को श्रिंक कर दें 1%, यानी फॉर ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 देखें तो इसने अर्थ के रेडियस को श्रिंक कर दिया है, कितना परसेंट कर दिया, 1% का मतलब होता है 0.01, तो 0.01 जब इसने आर की वैल्यू हमें कर दी है और मास इसने हमें वही रिमेन कांस्टेंट रखा है, तो हमें ये भी पता है कि भाई अगर वैल्यू 1 से छोटी या फ्रैक्शनल हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो मज़ीद छोटी हो जाती है, अगर आर की वैल्यू छोटी होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर जितना रेडियस हमारे पास छोटा होगा उतना हमारे पास जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस फार्मूले के अंदर भी क्या आंसर, इसका करेक्ट आंसर विल बी इंक्रीज। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 देखें, व्हाट हैपन टू द पर्सन वेट व्हेन ही गोज डाउन टू द बॉटम ऑफ डीप टाइम कंपेयर टू हिज वेट ऑन द सरफेस। अगर एक जनरल पर्सन और वो डेप्थ में, यानी उसने कहीं बॉटम, उसने कहीं डेप्थ की है, डीप में गहराइयों में जा रहा है, वो उसने ड्रिल करी अर्थ के सरफेस पे और वो नीचे जा रहा है, तो उसका वेट इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा। हमें अभी क्वेश्चन नंबर पढ़ के आए कि वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ में पढ़ा था कि जी की वैल्यू अल्टीट्यूड में भी डिक्रीज़ होती है और डेप्थ में भी डिक्रीज़ होती है, तो और हमें ये भी पता है कि वेट की वैल्यू डिपेंड करती है जी की वैल्यू के ऊपर। तो W=mg, जब जी की वैल्यू नीचे जाएगा तो डिक्रीज़ होगी, तो ऑटोमेटिक वेट भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो उसका जो वेट है वो पहला क्वेश्चन ऑप्शन ए देखें, इट विल रिमेन द सेम, नहीं सेम नहीं रहेगा, क्योंकि जी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो वेट भी डिक्रीज़ होगा। इट विल इंक्रीज़ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि जी की वैल्यू कम होगी तो वेट भी कम होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन मून is about 6 of its value on earth. If on the earth a body has mass m and weight w, then on the moon mass and weight will be respectively. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें ये पता है कि g की वैल्यू मून के ऊपर 1/6 ऑफ अर्थ होती है, तो अगर कोई बॉडी की वैल्यू 1/6 ऑफ g कम हो जाए तो उसका ऑटोमेटिक वेट भी 1/6 कम हो जाएगा। जी की वैल्यू 1/6 कम हो रही है तो वेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी से। अगर ये 1/6 टाइम कम होगा तो वेट भी ऑटोमेटिकली 1/6 टाइम कम हो जाएगा। उसने कहा मास की वैल्यू क्या रहेगी, हमें पता है न्यूटन का अकॉर्डिंग मास इज़ अ कांस्टेंट, तो मास तो आप कहीं पे भी चले हैं कांस्टेंट रहेगा, मून पे चले हैं, जुपिटर पे चले हैं, तो मास कांस्टेंट रहेगा और वेट जी की वैल्यू आपके पास कम होगी तो वेट भी 1/6 टाइम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर इसका सी होगा। तो देखें मास इसमें कांस्टेंट है, मगर देखें क्वेश्चन ए में, ऑप्शन ए पे भी मास वेरी कर रहा है, ऑप्शन बी में भी मास वेरी कर रहा है, मगर ऑप्शन सी के अंदर मास कंजर्व रखा हुआ और वेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ऑन द सरफेस ऑफ द मून द वेट ऑफ अ पर्सन, अगर किसी के सरफेस पे वेट ऑफ द पर्सन क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, क्योंकि जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ का 9.8 इट सेम रहती है। अ पर्सन हुज वेट 120 पाउंड ऑन द अर्थ ऑन द मून इज़ वेट विल बी अप्रोक्सीमेटली, अगर किसी पर्सन का जो वेट है वो 120 मून पे कितना होगा, हमें पता है मून पे जो जी की वैल्यू होती है, जी हमें पता होती है 1/6 जी होती है। जब इसकी जी की वैल्यू 1/6 जी हो जाएगी तो उसका वेट भी ऑटोमेटिकली 6 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा 120 डिवाइड बाई 6। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 120 डिवाइड बाई 6, तो इसका आंसर आएगा 20। द वेट ऑफ अ मैन इज 16 न्यूटन एट द अर्थ इज वेट ऑन द मून वेयर G/9 विल बी। एक बॉडी है, उसका जो वेट है वो अर्थ पे 16 न्यूटन है, उसका जो वेट है मून पर कितना होगा। इसका बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके वेट को आप सिंपली डिवाइड बाई 6 कर दें, क्योंकि जब इसकी वहाँ पे G की वैल्यू कम हो रही है तो वेट की वैल्यू भी ऑटोमेटिक 6 टाइम कम हो जाएगी। तो 600 पे जब आप डिवाइड करेंगे 6 से तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा 100, यानी डी